दोस्तों नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? देखिए, आपकी मॉर्निंग की क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा क्लास। ये त्रिकोणमिति हमने पूरा खत्म कर दिया, फिर मैं हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दूंगा। और ये जो है इस वीक में आपकी मॉर्निंग वाली क्लास खत्म बंद हो जाएगी। फिर आपकी मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, फिर शाम को ही क्लास होगी। सर शेव क्यों करवा लिया यार? साल भर में एक बार क्लीन शेव करवानी चाहिए। कैसा लग रहा हूं बताओ? मैं लग रहा हूं ना स्मार्ट एकदम? है बियर्ड में ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओके जी, चलो शुरू करते हैं। अगला टाइप मेरे दोस्तों आज की क्लास का है, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरू कर दिया। चैप्टर पे 2 क्लास हम कर चुके हैं और ये आज की तीसरी क्लास इस चैप्टर पर। ये पहला टाइप हम पढ़ने वाले। फर्स्ट टाइप बताएं। इस टाइप के मैं आपको 6-7 सवाल करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट टाइप है। बोला है फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स पी एंड क्यू, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ हाइट पी टू दैट ऑफ क्यू। अब देखिए, 2 टावर हैं पी और क्यू। ध्यान से सुनिएगा, चित्र बनाता हूं मैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे दोस्तों। क्षैतिज रेखा। सवाल सुनिएगा, 2 टावर पी और क्यू के पैर के बीचों बीच, यानी कि बिल्कुल बीच एक पॉइंट से टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 टावर है पी और क्यू। 2 टावर पी और क्यू हैं। अब आप कहोगे सर आपने पी छोटा क्यों बनाया, क्यों बड़ा क्यों बनाया है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 टावर है, 2 टावर के पैरों के बीचों बीच एक पॉइंट है। बीचों बीच एक पॉइंट है, यानी कि जो लेंथ है वही लेंथ ये है मेरे प्यारे भाई। दोनों टावर के फुट को मिलाने वाली लाइन के बीचों बीच एक पॉइंट है और इस पॉइंट से दोनों टावर, टावर पी और टावर क्यू के टॉप के एलिवेशन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इस पॉइंट से जब मैं टावर पी के टॉप को देखता हूं तो एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का आता है? 30 डिग्री का। इस पॉइंट से जब मैं टावर क्यू के टॉप को देखता हूं तो एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का आता है बेटे? 60 डिग्री का आता है। 60 डिग्री का। तो आपसे पूछा है पी और क्यू की हाइट का रेशियो क्या है? तो दोनों टावर के फुट के मिड पॉइंट से, बिल्कुल मिड पॉइंट लगा हुआ, मिडवे है ना, टावर पी और टावर क्यू के टॉप के एलिवेशन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री छोटा एंगल है इसलिए टावर छोटा हो गया, 60 डिग्री बड़ा एंगल है टावर बड़ा हो गया। तो ये बात आपको सवाल पढ़ते पढ़ते ही पता लगा लेनी है। सवाल का डायग्राम बनाते हुए नहीं पता करनी है आपको। ये बोला पी और क्यू की हाइट का रेशियो क्या है? बताओ मेरे दोस्तों, हाइट का रेशियो क्या है पी और क्यू की? ये सवाल है और सवाल बड़ा प्यारा है, एग्जाम का पूछा हुआ, मेंस का। मेंस का वैसे सॉल्यूशन के बाद आपको लगेगा कि सर ये प्री से भी इजी। मेरे पास 2 ट्रायंगल आ गए, छोटे बड़े। छोटे वाले ट्रायंगल मुझे पता है 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3। अब यहां 30 डिग्री के सामने अगर ये लेंथ 1 यूनिट है, पहले छोटे ट्रायंगल से शुरुआत करा करो। अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने कितना होगा? ये √3 यूनिट होगा। √3 यूनिट आप बोलोगे सर √3। अगर ये लेंथ √3 है तो ये वाली लेंथ भी √3 होगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मिड में बराबर बराबर है, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई है। अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। बताओ, अगर 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? √3 का भी √3 गुना। अगर 30 डिग्री के सामने x है तो 60 डिग्री के सामने √3 टाइम्स होता है। 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 टाइम्स होगा, यानी कि 3 यूनिट। क्यू की लंबाई 3 यूनिट आ गई। तो आपसे पूछा है पी और क्यू की ऊंचाई का रेशियो क्या है? अगर पी की ऊंचाई 1 यूनिट है तो क्यू की ऊंचाई 3 यूनिट है। रेशियो आ गया 1:3 और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सवाल का एकदम सही आंसर हो गया, बात खत्म। नरेंद्र यादव होंगे वो बाद में। 1:2 नहीं आएगा बेटे, 1:3 आंसर आएगा। 30 60 90 ट्रायंगल कब सीखोगे आप? अरे भाई कब सीखोगे? 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा रेशियो। अब ये √3 है तो ये भी √3 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है दोनों टावर के बीचों बीच में है। इस सड़क का बीचों बीच का इस पॉइंट है। अब इस वाले ट्रायंगल में 30 के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 टाइम्स होगा, 3 यूनिट। ये 1 यूनिट है, 3 यूनिट है। दोनों की हाइट का रेशियो 1:3 आएगा। चलो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 21। ये देखो सवाल सीजीएल मेंस 2018 के पेपर में आया था। सीजीएल 2018 के मेंस के पेपर में वाला सवाल आया था। सवाल देखेंगे मेरे प्यारे भाई। बोला है एक खंबे के दोनों ओर आधार पर पी और क्यू 2 पॉइंट हैं। पी और क्यू के हिसाब से खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री है और उनके बीच की दूरी 84 √3 मीटर है। पी और क्यू के बीच की दूरी 84 √3 है। खंबे की ऊंचाई क्या है? ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। सेम टाइप में टाइप नहीं बदल रहा, बस वहां 2 खंबे थे, यहां एक खंबा है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये होगी जमीन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये खंबा है। मान लीजिए कि ये खंबा है, ठीक है? क्या बेटा? ये खंबा है, खंबा। तो बोला एक खंबे के दोनों ओर 2 पॉइंट है पी और क्यू। पी और क्यू से खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंबा है, खंबे के दोनों ओर 2 पॉइंट है पी और क्यू। एक तरफ नहीं बोला, दोनों तरफ बोला है। सवाल को ढंग से पढ़ो। एक खंबे के दोनों ओर, तो एक पॉइंट खंबे के लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। आधार पर 2 पॉइंट पी और क्यू हैं और इन दोनों पॉइंट पी और क्यू से जो खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इस पॉइंट पी से खंबे के टॉप का ये जो एलिवेशन एंगल है ये 60 डिग्री है और इस पॉइंट क्यू से खंबे के टॉप का ये जो एलिवेशन एंगल है ये 30 डिग्री है। सवाल में बोला गया है, बोला है उनके बीच की दूरी 84 √3 है। उनका मतलब पी और क्यू के बीच की दूरी। तो पी और क्यू के बीच की जो दूरी है बेटा ये कितनी है? ये 84 √3 मीटर है। ये 84 √3 मीटर है। पी और क्यू के बीच की दूरी 84 √3 मीटर है। तो आपसे पूछा इस खंबे की हाइट, ये लेंथ आपको बतानी, इस खंबे की हाइट क्या है। क्लियर है? देखो सवाल में ये नहीं बोला जाएगा कि खंबा कैसा है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि खंबा बिल्कुल सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री के कोण पे। तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। बेटा बताओ कैसे करेंगे? मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि 30 60 90 ट्रायंगल ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। अगर ये 90 है 60 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। ये 90 है 30 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। एक बात बताओ बेटा, यहां अगर मैं इस ट्रायंगल के सामने देखता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने देखता हूं, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों में कॉमन क्या है? खंबा। दोनों में कॉमन क्या है? खंबा। तो खंबे पे ध्यान दो। यहां देखता हूं तो 60 डिग्री के सामने √3 आना चाहिए, यहां 30 डिग्री के सामने 1 आना चाहिए, होना चाहिए ना? यहां 60 डिग्री के सामने √3 आना चाहिए, यहां 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट आना चाहिए।
तो मैंने क्या माना कि √3 और 1 का एलसीएम, मैंने यहां पे √3 मान लिया कि माना ये जो खंबे की हाइट है √3 है, मैंने ये मान लिया कि माना खंबे की हाइट √3 है, मैंने ये मान लिया माना खंबे की हाइट √3 है। फायदा क्या है इसका, अगर 60 डिग्री के सामने √3 है तो 30 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा, ये 1 यूनिट। अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है तो ये कौन 60 है। 30 डिग्री के सामने अगर √3 है तो ये कौन 60 है। 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, ये √3 का भी √3 टाइम्स हो जाएगा। 30 के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 टाइम्स हो जाएगा। √3 गुना √3 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। यानी कि बेटा अगर ये लेंथ 1 यूनिट है, 3 यूनिट है तो पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 1 और 3 4 हो गया, 4। ये 1 यूनिट है, 3 यूनिट 4, 4 की वैल्यू 84 √3 मीटर है। 4 की वैल्यू है 84 √3। अगर 4 की वैल्यू 84 √3 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 21 √3। 1 की वैल्यू 21 √3। यहां खंबे की हाइट है √3 तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 21 √3 गुना √3 यानी कि आ जाएगा 21 या 63 मीटर। तो खंबे की जो हाइट है वो 63 मीटर आ गई और इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। आंसर ए ऑप्शन, गजब का सवाल। विशाल विश्वकर्मा जी, भाई पहले बेसिक लेक्चर पढ़ के आओ कि आपने हाइट एंड डिस्टेंस का 30 60 90 वाला बेसिक लेक्चर पढ़ा है। आप घर से पढ़ के ही नहीं आते हैं। ये दूसरे बालक जो आंसर बता रहे कैसे बता रहे हैं, क्योंकि ने पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा। जब तक आप घर से थ्योरी पढ़ के नहीं आओगे और सीधा सवाल की क्लास में आ जाओगे तो परेशानी होगी। आगे चलते हैं, अगला सवाल परफेक्ट सवाल है भाई। 68 क्वेश्चन इस सीट में। 4 यूनिट की वैल्यू 84 √3 है तो 1 का कितना आएगा, 84 √3 को 4 से भाग देंगे, 21 √3। 4 की वैल्यू 84 √3 तो 1 की वैल्यू 84/4 21 √3। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। बेटा सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा टाइप पढ़ने के लिए। अगर आपके हिसाब से चलता है तो सिलेबस ना हो 5 साल में भी पूरा, 5 साल में भी हम गणित नहीं सीख सकते। पढ़ते पढ़ के नहीं आते यार घर से बिल्कुल भी आप लोग। अरे चाहते हो कि हम तो कुछ भी करें, हमारी समझ में आना चाहिए यार। आप खुद से तो मेहनत करो थोड़ी सी, कि सारी मेहनत करने का ठेका नहीं लिया है, खुद से तो कुछ करना नहीं चाहते आप। पूरे की हाइट 1 मान लोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। लेक्चर बंद करो, पहले जाके बेसिक लेक्चर देखो पुराने, पहले पुराने दोनों लेक्चर देखो तब ये देखना। प्लीज लेक्चर बंद कर दीजिए, पहले पुराने दोनों लेक्चर देखो तब जाके ये लेक्चर देखना। पहले हाइट एंड डिस्टेंस की शुरू के दो बेसिक क्लास देखो, फिर यहां आना। बेसिक नहीं, आज केवल हवा में है, हवा में उड़ेगा अब चीज। 75 मीटर ऊंचाई के एक मंदिर के दोनों ओर एक एक व्यक्ति क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री उन्नयन कोण पर इसके शिखर को देखते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है, सवाल आया है आईसीआर टेक्नीशियन 2023 में। यह है जमीन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मंदिर है, मंदिर, ये मंदिर है मेरे दोस्तों। ऐसा मान के चलिए कि आपका मंदिर है, मंदिर, ये मंदिर का शिखर है, ये मंदिर का शिखर है। बोला है 75 मीटर ऊंचाई के एक मंदिर, इस मंदिर की जो ऊंचाई है 75 मीटर है, 75 मीटर के दोनों ओर। मैंने पहले ही पढ़ लिया कि मंदिर के दोनों ओर एक एक आदमी है, तो एक आदमी मंदिर के इस तरफ है, दूसरा आदमी मंदिर के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों ओर है। दोनों ओर एक एक आदमी क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री के एलिवेशन कोण पर इसके शिखर को देखते हैं। तो एक आदमी मंदिर के इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, ये दोनों आदमी 30 डिग्री और 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर मंदिर के टॉप को देखते हैं। मंदिर का टॉप है तो ये आदमी मंदिर के टॉप को देखता है 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर। ये दूसरा आदमी है, ये मंदिर के टॉप को देखता है 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर इसके शिखर को देखते हैं। तो एक आदमी मंदिर के इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, ये दोनों आदमी 30 डिग्री और 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर मंदिर के टॉप को देखते हैं। मंदिर का टॉप है तो ये आदमी मंदिर के टॉप को देखता है 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर। ये दूसरा आदमी है, ये मंदिर के टॉप को देखता है 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर, 60 डिग्री के। तो पूछा दोनों आदमी के बीच की दूरी क्या है, तो बेटा ये दूरी आपको बतानी, यहां से यहां तक की टोटल दूरी। एक आदमी ये है, मैं नाम देता हूं चाहे ए, और दूसरा आदमी ये बी, आपको दोनों आदमियों के बीच की दूरी बतानी है। सवाल ज्यादा ही आसान हो गया क्योंकि मुझे यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही राइट एंगल में ये वाली लेंथ कॉमन है, ये वाली लेंथ कॉमन है जो सवाल में दी भी गई है। तो मेरा काम आसान हो गया, मुझे पिछले सवाल की तरह ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर 30 डिग्री के सामने 75 है, अगर 30 डिग्री के सामने 75 है तो ये वाला कौन 60 डिग्री होगा, ये वाला कौन 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, 75/√3। 30 के सामने जो भी होता है 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना होता है। अगर 60 डिग्री के सामने 75 मीटर है तो ये कौन 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने ये कितना आएगा, 30 डिग्री के सामने आएगा 75/√3, 75/√3। मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, मैं कम से कम 20 बार आपको ये बात बता चुका हूं, 20 बार, लेकिन आप घर से पढ़ के नहीं आते तो हम बताओ करें क्या। 60 ना कोई जीएस तो है नहीं बेटा, ये कि बाबर की मौत हो चुकी है, कहीं से भी शुरू कर दो, मर गया वो तो। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। ये बात मैं आपको कितनी बार बताऊं। अंडर 100 रैंक के लिए मेंस पे कितना स्कोर करना पड़ेगा, अवनीश पटेल का डाउट है, अवनीश पटेल पूछ रहे हैं। अवनीश पटेल जो ऐसी चीजें पूछते हैं उनकी कभी रैंक ही नहीं आती। रैंक लाने वाला बालक ये सब पूछता ही नहीं है बेटा, वो किसी से कुछ नहीं पूछता, वो पढ़ता है और निकाल लेता है। ठीक है, तो आप तो वैसी रेस से बाहर हो गए। 60 डिग्री के सामने 75 है, जिस दिन आपने किसी भी सोशल मीडिया पर कमेंट किया उसी दिन आप रैंक से बाहर। 60 डिग्री के सामने 75 है तो 30 डिग्री के सामने आएगा 75/√3। आपको √3 यूनिट की वैल्यू दी थी, 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी थी। आपसे पूछा दोनों आदमियों के बीच की दूरी बताओ, ठीक है, दोनों आदमियों के बीच की दूरी, ये दूरी आपको निकालने जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 75/√3, 75/√3 प्लस ये कितना है बेटा बताओ, ये कितना है, देखो 75 होता है 25 तिया 75, 25 तिया 75, इसको √3 से भाग दो। अगर आप √3 से 3 को भाग देंगे तो √3 बाहर जाएगा, 25/√3, 25/√3।
ठीक है बेटा। तो 75√3 प्लस 25√3, दोनों आदमियों के बीच की दूरी आ गई 100√3, 100√3 मीटर। चौथा ऑप्शन आंसर है 100√3, ये उत्तर है। आसान सवाल था, केवल आपको जोड़ना था मेरे दोस्तों। ये कंसेप्ट ध्यान रखो प्लीज, कम से कम ये कंसेप्ट ध्यान रखो यार। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 23। देखो मैं एक टाइप पढ़ा रहा हूं आपको, अब उस टाइप पर प्री का सवाल भी है, मेंस का सवाल भी है, दोनों चीज हम एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों लेवल का। भाई हमने तो प्री और मेंस एक साथ पढ़ना है ना। प्री निकाल के क्या हो जाएगा, प्री के तो नंबर भी नहीं जुड़ते आप फाइनल मेरिट में, प्री के तो नंबर तक नहीं जुड़ते। इससे शॉर्ट क्या होगा सोनू जी, बस आपने डायग्राम बनाया और आंसर आ गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और देखो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, अगर कोई बच्चे चाहता है कि बिना डायग्राम के कैसे होगा, तो ये सवाल आपको पढ़ के ये चीज आपको दिमाग में सोचनी पड़ेगी, और उतना दिमाग हमारा मजबूत नहीं है कि हम ये सारी चीज दिमाग में सोच पाए, इसलिए डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टीजीएल मेंस 2021 के पेपर का है। बोला है टू पिलर, दो खंबे ए और बी ऑफ सेम हाइट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ रोड विच इज 40 मीटर वाइड। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये एक सड़क है, ये एक सड़क है। अब सवाल में पढ़िए, सेम ही टाइप है बेटा। समान ऊंचाई के दो खंबे हैं ए और बी, और सड़क के दोनों ओर हैं, सड़क की चौड़ाई 40 मीटर है। दो खंबे हैं ए और बी, एक खंबा ये हो गया, दो खंबे मेरे दोस्तों समान हाइट के, एक खंबा ये हो गया, इसका नाम है ए। दूसरा खंबा मेरे दोस्तों ये हो गया, इसका नाम है बी। तो ये दोनों खंबे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों खंबे समान हाइट के हैं, तो जो खंबे ए की हाइट है वही खंबे बी की हाइट है। ये सड़क के दोनों ओर हैं, है ना। ये सड़क मैंने बनाई है, और इस सड़क की जो चौड़ाई है यहां से यहां तक 40 मीटर है। सड़क की चौड़ाई 40 मीटर, ये पहली लाइन बोली गई है। इस समान हाइट के दो खंबे हैं ए और बी, एक ऐसी सड़क के दोनों ओर हैं जिसकी चौड़ाई 40 मीटर है। अब आगे क्या बोला है, दोनों खंबों को स्तंभ बोलते हैं, दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से ए और बी के टॉप के एलिवेशन एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री है। The angle of elevation of the tops of pillar A and B are 30 degree and 45 degree respectively at a point on the road between the pillar। बोला है इन दोनों पिलर के बीच कोई पॉइंट है, इन दोनों पिलर के बीच कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट से इन दोनों पिलर के टॉप के एलिवेशन एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री है। पहली बात तो जो पॉइंट है दोनों पिलर के बीचों बीच नहीं बोला, बीच और बीचों बीच में फर्क होता है। अगर यहाँ पे बीचों बीच बोलता तो एकदम मिड में लेते, मध्य बिंदु लेते हैं, बीचों बीच नहीं बोला। बोला है सड़क के बीच कहीं पर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट से इन दोनों पिलर के टॉप के जो एलिवेशन एंगल हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया इस पॉइंट से। पिलर ए का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, और पिलर बी का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, तो बोला पिलर ए के फुट से उस पॉइंट की दूरी कितनी है। सवाल में पूछा पिलर ए के फुट से उस पॉइंट की दूरी कितनी है। ये हो गया बेटा पिलर ए का फुट। तो पिलर ए के फुट से उस पॉइंट की दूरी, यानी कि आपसे ये दूरी यहां पर पूछी गई, ये दूरी क्या है पता है, ये दूरी आपसे पूछी गई है। करो, आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बेटा, एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये। अच्छा, दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में पिलर की हाइट बराबर है, पिलर की हाइट कॉमन है, दोनों में पिलर की हाइट बराबर है। अब मैंने आपको पढ़ाया कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, बिल्कुल सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई मैं मान लेता हूं कि 30 डिग्री के सामने लेंथ 1 यूनिट है, तो भाई ये वाला तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने लेंथ कितनी आ जाएगी, √3 यूनिट आ जाएगी। √3 यूनिट आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से भी देखेंगे 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो ये कौन भी 45 डिग्री का होगा, 90 45 45 को 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने ये भी कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट। बात आई समझ में। कि भाई 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो ये कौन 60 डिग्री के सामने कितना आएगा, √3 यूनिट। यहाँ 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, इसके सामने 1 यूनिट। तो पूरी लेंथ कितनी बन गई बेटा, पूरी लेंथ कितनी बन गई। बेसिक पढ़ के आइए पहले मोहित कश्यप जी, बेसिक पढ़ के आइए। आपने नहीं पढ़ा है, किसी बच्चे को यही नहीं पता कि 45 45 90 ट्रायंगल क्या होता है तो नहीं समझ सकता, पहले पढ़ के आइए घर से। ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, ये पूरी लेंथ हो गई, ये √3 है, ये 1 है, √3 + 1, ये √3 + 1, तो पूरी लेंथ होगी मेरे दोस्तों √3 + 1, √3 + 1 यूनिट। सवाल में पूरी लेंथ कितनी दी है बताओ, ये लेंथ √3 है, 1 है, पूरी लेंथ कितनी दी है, 40 मीटर के बराबर बोलिए। तो √3 + 1 यूनिट की लेंथ है 40 मीटर के बराबर, √3 + 1 40 मीटर के बराबर आ गई। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं यहां से, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहां से 1 यूनिट का मान निकालू ना, 1 यूनिट का, तो उधर बटे में चला जाता है। क्या होता है, उधर बटे में चला जाता है, 40 बटे √3 + 1। अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूं तो 40 बटे √3 + 1। लेकिन आपसे सवाल में पूछा क्या है, सवाल में आपसे पूछा है पॉइंट ए के फुट से उस बिंदु की दूरी बताओ। ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट ए का फुट से पॉइंट पी की जो दूरी है ये दूरी √3 है, पॉइंट ओ के फुट से उस पॉइंट की जो दूरी है ये √3 यूनिट का मान आपसे पूछा है। मेरे पास 1 यूनिट का मान आया है, पूछा है √3 यूनिट का मान कैसे आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, √3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, √3 से गुणा कर दो, √3 से गुणा कर दो मेरे प्यारे भाई, आ जाएगा। अगर मेरे पास x का मान है √3x निकालना है तो √3 से गुणा कर दूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू है, √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी, √3 से गुणा। मेरे को सॉल्व करना है। देखो बेटे, जब मैं सॉल्व करूंगा तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेकरण। परिमेकरण आप जानते हो कि अगर नीचे √3 + 1 है तो ऊपर नीचे हम लोग √3 - 1 से गुणा कर लेते हैं, √3 - 1 से गुणा कर लेते हैं। फायदा क्या होता है, फायदा होता है कि a + b गुणा a - b, a² - b²। जैसे √3 + 1 की √3 - 1 में गुणा हो गई तो क्या आ जाएगा, √3² 3 - 1 का स्क्वायर 1 2 आ जाएगा। ये अलजेब्रा के फॉर्मूले से 2 बन गया, 2 से 40 20 बार कट गया, 2 से 40 कितनी बार कट गया बेटा, 20 बार कट गया। तो 20 ×
अब ये चीज रह गई, देखो √3 के अंदर गुणा कर दो √3 में, √3 के √3 में गुणा करूंगा 3 माइनस √3 के 1 में गुणा करेंगे, √3 के 1 में गुणा करेंगे तो √3, तो 20 इंटू 3 माइनस √3 मीटर। ये इस पॉइंट की टावर ए के फुट से दूरी आ गई 20 इंटू 3 माइनस √3 मीटर। सी ऑप्शन आंसर है, सी आंसर है। ए ऑप्शन नहीं है आंसर सवाल का, सी ऑप्शन है। ठीक है जी, तो पहले बेसिक लेक्चर देखो तभी आप सवाल कर पाओगे। समझ में आया? बढ़िया सवाल है, मेंस का क्वेश्चन। देखो प्री की तरह तो है नहीं, तो प्री का क्वेश्चन तो है नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 24 बनाए, सवाल नंबर 24 आपके सामने है। करो जी, ऐसा ही सवाल है, ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सीपीओ 2022 के पेपर में ये आया था। सीपीओ 2021 का पेपर तो हो नहीं पाया, 2022 में आया था। बनाए, भूमि पर 2 पॉइंट ए और बी स्थित हैं जो एक टावर के दोनों ओर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान सुनिएगा, जमीन पर 2 पॉइंट ए और बी हैं जो एक टावर के दोनों ओर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मेरे दोस्तों ये मान लीजिए कि एक टावर है, ये एक टावर है, ये टावर खड़ा कर दिया मैंने सीधा, ये टावर का क्या हो गया, टॉप हो गया। अब जमीन इस ये होगी जमीन मेरे दोस्तों, टावर कहां पे खड़ा होता है, जमीन पर। अब इस जमीन पर टावर के दोनों ओर 2 पॉइंट है ए और बी, एक तरफ पॉइंट ए है, दूसरी तरफ पॉइंट बी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बोला है। तो टावर के दोनों ओर पॉइंट ए और बी है, दोनों तरफ बोला है। ध्यान सुनिए, चीज बड़े मायने रखते हैं कि भूमि पर 2 पॉइंट ए और बी है जो टावर के दोनों ओर है। अगर एक ही तरफ बोलता तो हम एक ही तरफ बनाते, दोनों तरफ बोला है तो एक लेफ्ट साइड में बनाएंगे पॉइंट, एक राइट साइड में बनाएंगे। आगे चलते हैं, सवाल में क्या बोला है, कृपया पूरी ताकत से सवाल पढ़ो। सीपीओ का क्वेश्चन है, बोला है ए बी की तुलना में टावर के पैर से 42 मीटर अधिक निकट है। ए इज क्लोजर टू द फुट ऑफ टावर बाय 42 मीटर देन बी। ए जो है वो इस टावर से 42 मीटर ज्यादा नजदीक है बी की तुलना में, यानी कि पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी के कंपैरिजन में टावर से 42 मीटर ज्यादा नजदीक है। देखो क्लियर है? आप बोलोगे जी अभी क्लियर नहीं है, आगे देखो, पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। बोला है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए एंड बी आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए एंड बी आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। बोला है कि पॉइंट ए से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। जब हमने ऑब्जर्व किया तो पॉइंट ए से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और पॉइंट बी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। पॉइंट बी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है, ये सवाल में बोला गया है। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे सर ये जो लाइन है इस लाइन का मतलब क्या है, ए इज क्लोजर टू द फुट ऑफ टावर बाय 42 मीटर देन बी, यानी कि ए जो है बी की तुलना में, बी जो है टावर से ज्यादा दूरी पर है, ए टावर के थोड़ा ज्यादा नजदीक है, तो ए जो है बी की तुलना में टावर बी से 42 मीटर ज्यादा नजदीक है। यानी कि अगर मैं पॉइंट को सपोज पी मान लेता हूं तो बताओ ए की टावर से दूरी कितनी है, पी ए। आप मुझे बताओ इस बी की जो है टावर से दूरी कितनी है, पी बी। तो बोला यह गया कि पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी की तुलना में टावर से 42 मीटर अधिक निकट है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 42 मीटर है। ये सवाल में कहा गया कि भाई ये वाली जो दूरी है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये वाली जो दूरी है ये इस वाली दूरी से 42 मीटर कम है। पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी जितना दूर है उससे 42 मीटर ज्यादा नजदीक है टावर के। ठीक है, बोला टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है, आंसर लगभग है, अप्रॉक्स आंसर। ये टावर की ऊंचाई आपको निकालने लगभग कितनी है, तो आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। आपको यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है। दोनों राइट एंगल में टावर की हाइट कॉमन है, मुझे इसी पे ध्यान देना है। देखो हमने ये पढ़ा है कि 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, लेकिन हमने ये पढ़ा है 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है। देखो टावर की हाइट तो एक ही होनी चाहिए, यहां तो इस हिसाब से तो 45 डिग्री के सामने 1 आना चाहिए, इस हिसाब से 60 डिग्री के सामने √3 आना चाहिए। तो क्यों ना 1 और √3 दोनों से कटने वाला नंबर मैं √3 मान लेता हूं। 1 मानूंगा तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैंने √3 मान लिया, √3 मान लिया। ये माना टावर की जो हाइट है √3 है, क्योंकि √3 1 से भी कटता है, √3 से भी कटता है। अगर 60 डिग्री के सामने √3 है तो ये वाला कौन 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने कितना होगा, ये 1 यूनिट होगा। 45 डिग्री के सामने अगर √3 यूनिट है तो 45 डिग्री के सामने भी 45 डिग्री है। 45 डिग्री के सामने ये भी कितना होगा, ये भी √3 होगा। ये 45 डिग्री के सामने की तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर 45 डिग्री के सामने ये √3 यूनिट है तो 45 डिग्री के सामने ये भी √3 होगा। 45 डिग्री के सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती है, इक्वल इक्वल। 60 डिग्री के सामने √3 है तो 30 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में साफ साफ ये कहा गया है यहां पर कि पॉइंट ए बी की तुलना में टावर से 42 मीटर अधिक निकट है। पॉइंट बी की टावर से दूरी कितनी है, √3। पॉइंट बी की टावर से दूरी है √3। पॉइंट ए की टावर से कितनी दूरी है, 1 यूनिट। तो पॉइंट ए की दूरी पॉइंट बी की दूरी जो टावर से नापी जाती है कितना कम है, √3-1। और इसी की वैल्यू सवाल में 42 मीटर 42 मीटर के बराबर दी हुई है। ये जो पॉइंट ए है पॉइंट बी की तुलना में टावर बी के 42 मीटर ज्यादा नजदीक है, यानी कि इन दोनों दूरियों का डिफरेंस 42 मीटर है। तो √3-1 की वैल्यू 42 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे √3-1। आपसे पूछा टावर की हाइट, ये टावर की हाइट कितनी है, √3। ये टावर की हाइट कितनी है, √3। तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, √3 से मल्टीप्लाई। ये टावर की हाइट आ गई, ये मुझे सॉल्व करना है, ये मुझे सॉल्व करना है। अब देखो आंसर सॉल्व करके दिया हुआ दशमलव में, लगभग में आंसर है। पहले रेशनलाइजेशन, तो नीचे √3-1 है, तो देखो पहले रेशनलाइजेशन कर लिया करो, काम आसान हो जाता है। ऊपर नीचे √3+1 से गुणा कर लो, √3+1 से बताओ क्या आ जाएगा। देखो आप जानते हैं a - b a + b a² - b² 2 हो गया, 2 से 42 कितनी बार कट गया, 21 बार कट गया, 21 अभी इनटू √3 की √3 में गुणा कर दी 3 प्लस √3 की उसमें गुणा कर दी मेरे दोस्तों ये √3। तो कितना आ गया मेरे प्यारे, जल्दी से जवाब दो। 21 × 3 + √3। √3 मैंने आपको बताया कि √3 अप्रॉक्स 1.73 होता है।
हमने आपको बोला कि याद कर लो कि √3 होता है 1.73, अप्रोक्स 1.73। अगर 3 में 1.73 जोड़ेंगे तो 4.73 हो जाएगा। 4.73 बोलो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ क्या आएगा गुणा करके? इसकी गुणा करके क्या आएगा? 3 में 1.73 जोड़ेंगे 4.73। देखो गुणा भी हिसाब से करा करो। पहले 21 की 4 में गुणा करो 85, 84। 21 की 4 में गुणा करो 84। फिर 21 की गुणा करनी है 0.73 में। 21 की 0.73 में गुणा करके क्या आएगा? लगभग लगभग 18 आएगा। 21 की 0.73 में गुणा करके क्या आएगा? 21 के 63 का 3 हासिल 6, 21 सत्ते 47, 21 सत्ते 147, 153, 153। यानी कि 84 प्लस 15 आ गया जी 99 प्लस। आंसर जो भी होगा 99 से बड़ा होगा। 99 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, डी। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, डी। सात छुपा है। बच्चा कह रहा है सर सात छुपा है। बेटा आंसर अप्रोक्स है। √3 का अप्रोक्स मान 1.73 होता है। जब सवाल का आंसर अप्रोक्स है तो आप कैलकुलेशन भी अप्रोक्स ही करेंगे। फिर से रिपीट करके देखिएगा अजय। पुराने लेक्चर देखो, ये वाला लेक्चर मत देखो आप। आगे चलेंगे, अगला सवाल। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सीजीएल मेंस 2023 का, और अच्छा सवाल है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। सवाल नंबर 25 बनाइए जल्दी से, सीजीएल मेंस 2023 का। गजब का क्वेश्चन जी। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान हाइट वाले दो खंबे लगे हुए हैं। एक सड़क है, ये एक सड़क है। सड़क 150 मीटर चौड़ी है, 150 मीटर। एक सड़क है 150 मीटर चौड़ी, दोनों ओर समान हाइट के दो खंबे लगे हुए। इस सड़क के दोनों ओर दो खंबे लगे हुए समान हाइट के। तो एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, और दूसरा खंबा मेरे दोस्तों यहां पर ये है। तो इस सड़क के दोनों ओर मेरे प्यारे भाई खंबे लगे हुए। 150 मीटर चौड़ी ये सड़क है, 150 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर इस तरीके से दो खंबे लगे हुए। इन खंभों के बीच एक बिंदु से सड़क के टॉप के एलिवेशन एंगल x डिग्री और y डिग्री है। तो इस सड़क के बीच कोई पॉइंट है, यहां से कोई पॉइंट ले लिया मैंने, और इस पॉइंट से बीचों बीच में नहीं है पॉइंट, इस पॉइंट से, क्लियर है? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट से मेरे प्यारे भाई सड़क के बीचों बीच एक पॉइंट है, इस पॉइंट से बीच में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से खंबे के टॉप का एलिवेशन एंगल x डिग्री और y डिग्री है। तो सड़क के बीच में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस खंबे के टॉप का एलिवेशन एंगल ये x डिग्री का है, और इस पॉइंट से दूसरे खंबे के टॉप का एलिवेशन एंगल ये y डिग्री का, y डिग्री का। सवाल में बोला है tan x बराबर 2/5 और tan y बराबर 3/5। tan x डिग्री का मान 2/5 है, tan y डिग्री 2/5 है, तो प्रत्येक खंबे की ऊंचाई क्या होगी? वैसे सवाल बहुत आसान है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। बताओ, x डिग्री के सामने परपेंडिकुलर होगा, y डिग्री के सामने परपेंडिकुलर होगा। जैसे tan x डिग्री का आएगा 2/5 परपेंडिकुलर बटा बेस, tan y डिग्री कितना आएगा? 3/5 परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब से आधार का रेशियो। लेकिन एक बात ये जानने वाली है कि दोनों खंबे समान हाइट के हैं। यहां तो हाइट अलग अलग हो गई, यहां इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है। गलत बात है, अलग अलग होगी दोनों की हाइट। मुझे दोनों की हाइट को सेम बनाना पड़ेगा। बना सकते हैं यहाँ इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है, गड़बड़ है। तो मुझे इस सवाल में 2 और 3 को सेम करना है, परपेंडिकुलर को सेम करना है। भाई यहाँ पे ये 2 और 3 खंभों की हाइट बननी है, सेम होनी चाहिए। 2 और 3 को सेम बनाने के लिए 6 कर लेते हैं। ऊपर नीचे यहाँ किससे गुणा कर लेते हैं? 3 से। यहाँ ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेते हैं बेटा? 2 से। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। भाई सवाल में tan x डिग्री कितना बोला है? 2/5। मैंने ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, अगर 6 है तो 15 हो जाएगा। इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो कितना आ जाएगा? 6/15। सवाल में बोला है tan y 3/5, मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर ली, 2 3 6, ये 6 है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि दोनों खंबे समान हाइट के हैं। जब दोनों खंबे समान हाइट के तो दोनों की हाइट भी सेम आनी चाहिए, 6 यूनिट 6 यूनिट। जबकि आ रही थी 2 और 3, तो मैंने 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, दोनों को इक्वल कर लिया, 6 6। सवाल यहां पे सॉल्व हो गया। सवाल में कोई दम बचा नहीं मेरे प्यारे भाई, कि आप ये कह सकते हैं कि भाई इन दोनों खंबों के बीच की दूरी क्या है? दोनों खंबों के बीच की दूरी क्या है? बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर 15 और ये 10 25। दोनों खंबों के बीच की दूरी है 15 10 25। 25 की वैल्यू सवाल में 150 मीटर दिया, 6 गुना 25 की वैल्यू 150 मीटर है, 6 गुना 25 का 150। तो हर खंबे की ऊंचाई कितनी है? 6 यूनिट। हर खंबे की ऊंचाई कितनी है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 6 6 36 मीटर। तो ईच खंबे की हाइट 36 मीटर होगी। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। विश्वास करोगे मींस का सवाल है? बिल्कुल नहीं ईशा सिंह, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सवाल हमारे समझाने से पहले खुद ही कर लिया? मयंक कह रहे हैं सर एसएससी एमटीएस की कट ऑफ बहुत हाई क्यों जाती है? मयंक का है। हाँ जी देखो बेटा, एमटीएस की कट ऑफ इसलिए हाई जाती है क्योंकि एमटीएस की जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है, 10वीं पास। एमटीएस में 10वीं पास भी फॉर्म भरते हैं, 12वीं पास भी भरते हैं, ग्रेजुएशन भी भरते हैं। जो बच्चा एमटीएस की तैयारी करता है वो केवल तैयारी करता है, उसका एमटीएस कभी निकलता नहीं। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सिक्सल की तैयारी कर रहा है, सीपीओ की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा एमटीएस का फॉर्म भरता है और उसी का सिलेक्शन होता है। बताओ सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाला जो एमटीएस से 4 हाथ ऊपर है, वो एमटीएस का पेपर निकालेगा तो उसमें अच्छा स्कोर भी करेगा, इसलिए उसकी कट ऑफ हाई होती है। एक बच्चा है जो सीजीएल की एग्जाम, सिलेबस तो दोनों का सेम है, सिलेबस तो सेम है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, और एक केवल एमटीएस की तैयारी कर रहा है। जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो छपट्टा मार लेता है और बेचारा एमटीएस वाला तैयारी करता रह जाता है। क्योंकि ऊपर के वाले जो बच्चे, जो ऊपर के क्रीम बच्चे हैं, वो आके सीट झपट लेते हैं, ज्यादा स्कोर करते हैं, इसलिए एमटीएस की कट ऑफ बहुत हाई पहुंच गई है। बात है नहीं समझ में? अगर कोई बच्चा ये मान के बैठे कि भाई मैं एमटीएस की तैयारी करूंगा, मुझे तैयारी शुरू करना, वो कभी निकाल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? अरे बेटा तुम्हारे ऊपर जो बैठे, जो सीजीएल और सिक्सल सीपीओ की तैयारी कर चुके हैं, जिनकी इंग्लिश मैथ रीजनिंग बहुत मजबूत हो गई है, वो पहले निकालेंगे कि तुम निकालोगे? तुम्हारा तो कोई लेवल ही नहीं उनके सामने। हाँ जी, मैथ स्पेशल बैच की वैलिडिटी 2 ईयर है। सर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन समझ नहीं आते, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड यूज करते हैं। मॉक टेस्ट के क्यों सॉल्यूशन देखने? किताब के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन बिल्कुल बेकार होते हैं, कतई नहीं देखने होते वो। ठीक है, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन तो बहुत घटिया होते हैं बेटा।
समझ में ना? अच्छा सवाल है। देखो ऐसे तैयार होती हैं चीजें, है ना? सारे टाइप मैंने आपको इस पे करवा दिए जितने भी बनते हैं। आगे चलेंगे अब अगले टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगला टाइप आपके सामने आएगा और बहुत बढ़िया टाइप होगा ये। उससे पहले कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट, उससे पहले कंसेप्ट। ठीक है, 3 कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में 3 डायग्राम पे सबसे ज्यादा सवाल आता है। 3 डायग्राम पे अगर हम उन डायग्राम को अच्छे से समझ लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम उन 3 डायग्राम को अच्छे से समझ के अपने दिमाग में बिठा लें तो मैं आपको वही 3 डायग्राम समझाने वाला हूं। बेसिक लैंग्वेज अलग अलग होगी, सवालों की लैंग्वेज अलग अलग होगी, लेकिन डायग्राम सेम बनेगा, सॉल्यूशन सेम होगा मेरे प्यारे भाई। तो हमको उन 3 चित्र को अच्छे से समझना है, 3 डायग्राम, 3 फिगर को बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं आपको मेरे दोस्तों एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, प्यार से सुनो भाई। ये शॉपिंग मॉल है बेटा, शॉपिंग मॉल पटना का। ये पटना का शॉपिंग मॉल है, पटना का। ठीक है भाई, हिलेरा पटना। तो सपना ये जो है पटना का जो है शॉपिंग मॉल है। और इस शॉपिंग मॉल पर मेरे दोस्तों यहां पर नूरा फतेही खड़ी हुई है। ये शॉपिंग मॉल है मेरे दोस्तों, यहां शॉपिंग मॉल पे ये नूरा फतेही खड़ी हुई है, नूरा फतेही। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, गजब मौज आ गई। तो शॉपिंग मॉल के टॉप पे नूरा फतेही खड़ी हुई है और ये मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टल है, जमीनी सड़क है। ये सड़क है मेरे प्यारे भी। ठीक है, क्या है ये? सड़क। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से। ये सड़क है प्यारे बेटा। आप यहां पर हो सड़क पर, आप यहां पर हो सड़क पर, पॉइंट ए पर, यहां पे हो आप। पॉइंट ए से नूरा फतेही को देखते हो, नूरा फतेही को। जब पॉइंट ए से आप नूरा फतेही को देखते हो तो एलिवेशन एंगल बनता है 30 डिग्री। कितने डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है? 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो सपना का जो है ये शॉपिंग मॉल है और यहां पर ये नूरा फतेही खड़ी हुई है और सड़क से आप देख रहे हो उसको, टुका टुका टारगेट आपके क्लियर है। तो एलिवेशन एंगल बनता है 30 डिग्री का। आपको क्लियर विजुअल नहीं मिल रहा बेटा, नजारे नहीं ले पा रहे आप। तो आप थोड़ी दूर पैदल 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 थोड़ी दूर पैदल चलते हो शॉपिंग मॉल की तरफ, यहां पहुंच जाते हो पॉइंट बी पर। और आप यहां पॉइंट बी पर पहुंच जाते हो, चल के यहां पॉइंट बी पर पहुंच जाते हो, जिससे कि आप जूम करके बढ़िया से देख पाओ। ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट पी से देखो शॉपिंग मॉल के ज्यादा नजदीक आ गए। जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं एलिवेशन एंगल बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे दूर जाते हैं वस्तु छोटी दिखाई देने लगती है। हम किसी वस्तु पे दूर चले जाएं तो वस्तु छोटी दिखाई देने लगेगी, एलिवेशन एंगल कम होता जाता है। जैसे जैसे वस्तु के नजदीक आते हैं वस्तु बड़ी दिखने लगती है, एलिवेशन एंगल बढ़ता जाता है। तो आप और शॉपिंग मॉल के नजदीक आते हो और अब नूरा फतेही को आप देखते हो दूरबीन लगा के मेरे दोस्तों, तो आपको एलिवेशन एंगल दिखाई देता है। अब एलिवेशन एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एलिवेशन एंगल हो गया मेरे दोस्तों? अब आपका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का हो गया। पहले एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का था, अब एलिवेशन एंगल बदल के 60 डिग्री का हो गया। तो ये डायग्राम है। ये डायग्राम कई अलग अलग लैंग्वेज में आपके सामने आता है, कई अलग अलग लैंग्वेज में एंगल बढ़ जाएगा। इस डायग्राम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ध्यान सुनिएगा। जब भी ऐसा कोई सवाल आए, जब भी ऐसा कोई भी डायग्राम आपको दिखाई दे, ऐसा कोई भी डायग्राम आपको दिखाई दे, तो ये जो सबसे नजदीक की लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, मॉल के नजदीक की सबसे वाली जो लंबाई है, आप हमेशा इसको 1 यूनिट माना करो। आप हमेशा इसको 1 यूनिट माना करो कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है, हमेशा इसको 1 यूनिट मान लो, हमेशा। जैसे आप इसको 1 यूनिट मानोगे सारे काम, चाहे कोई भी डायग्राम हो, आपका काम हमेशा आसान हो जाएगा। आप इसको 1 यूनिट मान लीजिए कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है, हमेशा। शॉपिंग मॉल के पास वाली जो लेंथ है आप इसको 1 यूनिट मान लीजिए कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है। 60 डिग्री है, ये कितनी डिग्री है बेटा? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री? बताओ जल्दी से बताओ। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने ये कितना आ जाएगा? √3। 60 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? √3। आप बोलोगे हाँ सर ये हो गया, 60 डिग्री के सामने हो गया √3। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को। अब इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज को देखो, बड़े वाले को, छोटे को बिल्कुल भूल जाओ। बड़े वाले को देखो, बाकी कुछ मत देखो, केवल बड़ा वाला दिखे, जितनी जरूरत हो उतना देखो, छोटा वाला बिल्कुल भूल जाओ। बड़े वाले को देखो, बड़े वाले को। बड़े वाले समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? पूरा 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री तो ये होगा 60 डिग्री। अगर बड़े वाले में 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? अगर बड़े वाले में 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 गुना होगा, √3 का भी √3 गुना होगा, 3 यूनिट। यानी कि ये लेंथ कितनी आ गई? ये वाली लेंथ 3 यूनिट आ गई बेटा, 3 यूनिट। बोलो, आप बोलोगे हाँ सर ये वाली लेंथ 3 यूनिट आ गई, 3 यूनिट। बात आई समझ में? तो बेटा ये पूरी लेंथ 3 यूनिट है, ये वाली लेंथ 1 है, तो ये कितनी बची यहां से यहां तक की? ये कितनी लेंथ बची यहां से यहां तक की? तो आप कहोगे सर ये बचेगी 3बोलो, आप बोलोगे हाँ सर ये वाली लेंथ 3 यूनिट आ गई, 3 यूनिट। बात आई समझ में? तो बेटा ये पूरी लेंथ 3 यूनिट है, ये वाली लेंथ 1 है, तो ये कितनी बची यहां से यहां तक की? ये कितनी लेंथ बची यहां से यहां तक की? तो आप कहोगे सर ये बचेगी 3, ये 1 3 में से घटाएंगे, वाली लेंथ बचेगी 2 यूनिट। बोलो, आप बोलोगे हाँ सर ये वाली लेंथ 3 यूनिट आ गई, 3 यूनिट। बात आई समझ में? तो बेटा ये पूरी लेंथ 3 यूनिट है, ये वाली लेंथ 1 है, तो ये कितनी बची यहां से यहां तक की? ये कितनी लेंथ बची यहां से यहां तक की? तो आप कहोगे सर ये बचेगी 3, ये 1 3 में से घटाएंगे, वाली लेंथ बचेगी 2 यूनिट। ये वाली लेंथ 2 यूनिट बचेगी यहां से यहां तक की, रेशियो आ गया। अब आपको चाहे इसकी लंबाई दे देगा या इसकी लंबाई दे देगा या इसकी लंबाई दे देगा, इसकी लंबाई दे देगा, आपसे जो मर्जी चाहे वो पूछ ले, सब कर लोगे आप। बात आई समझ में? ठीक है।
बात आई समझ में? ठीक है, तो डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला चित्र, अगला डायग्राम ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट फिगर, जैसे मेरे दोस्तों शॉपिंग मॉल है, ये समझिए शॉपिंग मॉल है मेरे दोस्तों, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और यहां पे मेरे दोस्तों आपके कौन खड़ा करवा दे रहे हैं? यहां पे खड़े हैं हमारे एसआर के, शाहरुख खान खड़ा है यहां पे एसआर के। ठीक है जी, पसंद है? चलो मेरे दोस्तों, और ये मेरे दोस्तों सड़क है, ये बेटा सड़क है, ये है सड़क। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम बेहतरीन, कोई भी परेशानी नहीं है, सड़क है। ठीक, अब इस सड़क पर यहां पर आप खड़े हो, यहां पर पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर आप पॉइंट ए से शाहरुख खान को देखते हो, आप पॉइंट ए से शाहरुख खान को देखते हो, तो पॉइंट ए से इस बिल्डिंग के टॉप का, इस शॉपिंग मॉल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, ये 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। लेकिन आपको साफ चित्र नहीं दिखाई दे रहा, शाहरुख खान आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा बेटे, तो आप थोड़ी दूर आगे की चलते हो, आप थोड़ी दूर पैदल चलते हो बिल्डिंग की तरफ, और यहां पहुंच जाते हो पॉइंट बी पर, आप पॉइंट बी पर पहुंच जाते हो। अब आप दोबारा से शाहरुख खान को देखते हो, तो पॉइंट बी से बिल्डिंग के टॉप का, पॉइंट बी से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल अब 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री। अब पॉइंट बी से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री हो जाता है, पहले कम था 30 डिग्री, अब 45 डिग्री हो गया। बताओ जल्दी से करो जी। बेटा, तो आप बिल्डिंग को देख रहे हो, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, फिर बिल्डिंग के आप थोड़ी दूर चलते हो तो एलिवेशन एंगल बढ़ के 45 डिग्री होता है। जब भी हमने बोला कि जब भी ऐसा चित्र आए, आप हमेशा इस वाले लेंथ को, बिल्डिंग के सबसे नजदीक वाली लेंथ को, आप इसको 1 यूनिट मान लिया करो, आप इस लेंथ को 1 यूनिट मान लिया करो, 1 यूनिट, एक्स मत माना करो, एक्स वाले जमाने बीत गया, जो एक्स मान के करेगा मेरे दोस्तों जिंदगी भर बेरोजगार रहेगा। माना ये लेंथ 1 यूनिट है, तो आप बताओ ये तो 90 डिग्री का कौन है? 90 45 45 ट्रायंगल बन गया, ये 90 है, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 45 डिग्री के सामने ये भी 1 यूनिट आएगा, ये भी 1 यूनिट आएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी 1 यूनिट आएगा, 90 45 45। ठीक है बेटा, अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले को, बड़े वाले समकोण त्रिभुज को देखो, छोटे वाले को भूल जाओ कि छोटा वाला है नहीं, बड़े वाले को देखो, इस बड़े वाले राइट एंगल को देखो, 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, बड़े वाले में 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, ये वाला कोण कितना बचा? ये वाला कोण तो 60 डिग्री है। अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, पूरा 60 है, तो 60 डिग्री के सामने लेंथ कितनी आएगी? यहां से यहां तक की 60 डिग्री के सामने लेंथ जो आएगी यहां से यहां तक की √3 यूनिट आएगी, √3 यूनिट, ये लेंथ √3 यूनिट आ जाएगी। ये पूरी लेंथ √3 है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितनी बचेगी? ये लेंथ बचेगी √3 - 1 यूनिट, ये लेंथ यहां से यहां तक की √3 - 1 यूनिट आ जाएगी, यहां से यहां तक की। बोलो बात को समझे? तो रेशियो बन गया। अब आपको कुछ भी दे देगा, आपको इसकी लेंथ दे देगा, ये पूछ लेगा, या आपसे ये लेंथ दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है ना? प्रूफ करके तो बताए हिमांशु यादव जी। ओके, 90 45 45 ट्रायंगल का रेशियो मैंने आपको बताया हिमांशु यादव, आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा बेटा, जाके पढ़ के आओ। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी डायग्राम समझिए, यही 3 डायग्राम है जो सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, अगर हम इन्हीं को अच्छे से समझ लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर से मेरे दोस्तों जैसे शॉपिंग मॉल है, ये शॉपिंग मॉल है, और यहां मेरे दोस्तों इसके टॉप पर खड़े हैं MS धोनी। इस बार हमने धोनी साहब को खड़ा कर दिया यहां पे, धोनी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है भैया। तो शॉपिंग मॉल है भैया झारखंड का, तो झारखंड उनका जो है राज्य है, तो झारखंड में वो शॉपिंग मॉल खुला कोई नहीं, उसकी बिल्डिंग पे खड़े धोनी जी। और ये मेरे दोस्तों सड़क है, ये सड़क है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये सड़क है। अब सड़क पर उनके फैंस आगे बहुत सारे, सड़क पर उनके मिलने वाले चाहने वाले आगे पॉइंट ए पर, वो पॉइंट ए से धोनी को देखते हैं, तो पॉइंट ए से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। पॉइंट ए से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री है पॉइंट ए से। लेकिन धोनी जी साफ दिखाई नहीं दे रहे, तो आप कुछ दूरी बिल्डिंग की ओर चलते हो, कुछ दूरी बिल्डिंग की ओर चलते हो, यहां पहुंच जाते हो पॉइंट बी पर, चलते चलते यहां पहुंच गया पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी से जब आपने देखा तो बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री से कौन बढ़ के कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, पहले कम था अब 60 डिग्री हो गया। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्या सिखाया? जब भी ऐसा कोई चित्र दिखाई दे तो बिल्डिंग के पास वाली ये वाली जो लेंथ है, हमेशा इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो, हमेशा इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, सवाल आसान हो जाएगा। माना ये वाली लेंथ 1 यूनिट है, बताओ ये कौन तो 90 डिग्री का ठहरा जी, ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला कौन कितने का? 30 डिग्री का। अगर यहां पर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो ये कौन है? 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने कितना होगा? ये 60 डिग्री के सामने आएगा जी √3 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट आएगा। अगर 30 के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था और प्रूफ भी करके मैंने आपको समझाया था। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, छोटे वाले को बिल्कुल भूल जाओ, बड़े वाले को देखो। बड़े वाले में ये वाला कौन 45 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 45 डिग्री का आएगा, है ना? 45 45 90 में 45 डिग्री के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। अगर 45 डिग्री के सामने √3 है तो यहां ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों ये भी कितना होगा? ये भी √3 होगा। 45 डिग्री के सामने ये भी √3 यूनिटी होगा, यहां से यहां तक। बेटा 45 डिग्री के सामने √3 है, तो ये भी 45 डिग्री के सामने वाली लेंथ कितनी होगी? √3 होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। ये पूरी लेंथ √3 है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना बचेगा? ये √3 - 1 यूनिट बचेगा, √3 - 1 यूनिट बचेगा। यानी कि ये लेंथ यहां से यहां तक की √3 - 1 यूनिट आ गई। अब आपसे जो मर्जी वो पूछ ले, आप सब निकाल दोगे। ठीक है, हिमांशु यादव हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 1 देखो, हिमांशु यादव, उसमें मैंने समझाया है 45 45 90 30 60 90 15 75 90 तीनों समकोण त्रिभुज समझाए हैं। ठीक है बेटे, सभी को अच्छे से समझ में आई बात? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में, तीनों कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों,
आखिरी कंसेप्ट, आखिरी दो कंसेप्ट आपको समझने मेरे प्यारे भाई ध्यान से। ये मैंने आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाया, ये मैंने आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाया, ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला कोण अल्फा है, अल्फा, और ये साइड है स्मॉल है, ये साइड स्मॉल ए है। तो आप मुझे बताओ ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, बताएं जल्दी से, ये कितनी होगी। ठीक है, अलग से याद करने के लिए बोला जाता था, ये मैथ में भी आता था, फिजिक्स में भी आता था, है ना। इस बात को बिना जाने तो आप फिजिक्स ही पास नहीं करते, 10वीं 12वीं की फिजिक्स ही पास नहीं कर सकते। मैथ से ज्यादा फिजिक्स में आता था, बताइए जल्दी से। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला कोण आपको पता है अल्फा, अल्फा के सामने की साइड आपको दी गई है, अल्फा के सामने की भुजा आपको परपेंडिकुलर दिया गया, बेस आपसे पूछा है। देखो बेटे मेरे प्यारे में एक बात जानना, आप लोग सभी लोग मेरी बात को सुनना गौर से। अल्फा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर लंब, ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर इस कोण अल्फा के लिए, इस कोण अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये लंब है, ये आधार है। हमें लंब और आधार में देखना है, हमें हाइपोटेनस कुछ नहीं देखना। तो आप मुझे बताओ लंब और आधार में क्या रिश्ता बताता है, tan। तो इस त्रिभुज में tan अल्फा ही लगाऊंगा, tan ही लगाऊंगा। tan ही क्यों लगाया, कि मुझे परपेंडिकुलर और बेस में ही रिश्ता चाहिए। लंब आधार में रिश्ता बताता है tan, कि tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर बटा बेस। वैसे क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, tan पहुंच जाएगा नीचे, तो a बटे tan अल्फा बटे tan हो जाएगा cot। तो a cot अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, a cot अल्फा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर अल्फा के सामने a है तो अल्फा से सटी हुई साइड a cot अल्फा, अगर अल्फा के सामने a है तो अल्फा से सटी हुई साइड a cot अल्फा, a cot अल्फा। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ जी। ये बताओ मेरे दोस्तों जल्दी से, एक और चित्र आपको समझना है कि जैसे ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, थीटा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। आपको ये वाली लेंथ हाइपोटेनस दिया गया स्मॉल ए, हाइपोटेनस दिया गया स्मॉल ए, कर्ण जो है वो आपका हाइपोटेनस जो है वो आपका स्मॉल ए है। तो आप मुझे बताओ ये कितना आएगा, ये कितना आएगा जल्दी से, ये कितना आएगा बताओ। तो बेटा अगर आप यहां पे sin थीटा लगाओगे, ये इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो क्या लगेगा, लंब और कर्ण में क्या रिलेशन है, लंब और कर्ण में sin है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, a sin थीटा, a sin थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हाइपोटेनस दिया हुआ हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने की साइड a sin थीटा और थीटा से सटी हुई साइड a cos थीटा, थीटा के सामने की साइड a sin थीटा, थीटा से सटी हुई साइड a cos थीटा। ये ध्यान रखना है, दोनों डायग्राम कॉपी में उतार लो मेरे दोस्तों, बेसिक त्रिकोणमिति है। अब सवाल देखेंगे इस पे जल्दी से, स्लोली। मैंने आपको समझाया कि सैटरडे संडे की 2 दिन की छुट्टी के बाद ना बालक बेकार हो जाता है, सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद बालक हो जाते हैं बेकार करते, भूल जाते हैं ना सब। सवाल देखेंगे आपके सामने, पहला क्वेश्चन इस टाइप पर, पहला सवाल है सीपीओ 2019 के एग्जाम का पूछा, सीपीओ 2019 बेस्ट पेपर था सीपीओ का आज तक। बोला है एक खंबा, a pole stand vertically on a road which goes in north south direction, p, q are 2 points toward the north of pole such that pq बराबर b and the angle of elevation of top of pole at p and q are alpha beta respectively height of pole। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, सड़क है, ये एक सड़क है। अब इस सड़क पर मेरे दोस्तों खंबा खड़ा है, इस सड़क है, और इस सड़क पर जो है खंबा खड़ा है, खंबा, ये सड़क है, और इस सड़क पर ये खंबा खड़ा है, खंबा, खंबा वर्टिकली खड़ा है, वर्टिकली यानी कि 90 डिग्री के कोण पर ये खंबा खड़ा है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री के कोण पर। ये सड़क नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सड़क है। पी और क्यू 2 पॉइंट है मेरे दोस्तों खंबे के नॉर्थ में। तो देखो आपको डायरेक्शन से तो कोई लेना है नहीं, जैसे मेरे दोस्तों खंबा है, ये खंबे का मैंने मान लिया कि नॉर्थ दिशा है, इस नॉर्थ में 2 पॉइंट है पी और क्यू, खंबे के उत्तर दिशा में 2 बिंदु पी और क्यू हैं, तो खंबे का नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में 2 पॉइंट पी और क्यू हैं। अगर पहले पी बोला है तो पहले पी बनाएंगे बाद में क्यू बनाएंगे। खंबे के नॉर्थ में चलो, नॉर्थ में चलने पर पहले पी आ रहा है बाद में क्यू आ रहा है। इस प्रकार है कि पीक्यू की लेंथ कितनी है, पीक्यू की जो लेंथ है मेरे दोस्तों बी है, सवाल बोला पीक्यू की जो लेंथ है वो बी है। पी और क्यू से खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल अल्फा बीटा है, तो पी से खंबे के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है अल्फा, और क्यू से खंबे के टॉप का एलिवेशन एंगल ये कितना है बीटा, ये अल्फा बीटा है। तो पूछा खंबे की हाइट क्या है, खंबे की हाइट, और आंसर बताना है बी अल्फा बीटा की टर्म में, बताओ क्या है। तो समझदार बालक को उसने आंसर बता दिया, डी ऑप्शन उसने बता दिया। कैसे कि भैया ये खंबे की हाइट आपको निकालने, तो मान लिया खंबे की हाइट एच है, माना खंबे की हाइट जो है वो एच है, ये आपको बताना है। मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले मैंने कंसेप्ट। इस ट्रायंगल को देखो, छोटे वाले राइट एंगल को, अगर अल्फा के सामने एच है, अल्फा के सामने एच है, तो अल्फा से सटा हुआ क्या होगा, एच कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा। बड़े वाले को देखो राइट एंगल को, बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले को, अगर बीटा के सामने एच है, बीटा के सामने एच है, बीटा के सामने एच है, तो बीटा से सटा हुआ क्या होगा, ये बीटा से सटा हुआ क्या होगा, एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा। बताओ ये पूरी लेंथ एच कॉट बीटा है, ये तन्नक सा एच कॉट अल्फा है, एच कॉट बीटा में से अगर मैं ये एच कॉट अल्फा घटा दूं तो क्या बचेगा, बी बचेगा। अगर मैं एच कॉट बीटा में से एच कॉट अल्फा घटा दूं तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये बी बचेगा, एच कॉमन, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा आ जाएगा नीचे, तो एच आ गया बी बटे कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, और ये सवाल बोर्ड के पेपर में भी आता था, है ना, ये सवाल बोर्ड के एग्जाम में भी आता था मेरे दोस्तों। ये वाला कंसेप्ट हमने यहां पर इस्तेमाल किया कि अल्फा के सामने ए है तो सटा हुआ ए कॉट अल्फा होता है। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर में भी ये सवाल आता था। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 27। बनाए, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा उसी कंसेप्ट पर बेस सवाल है। देखो, एक मीनार के टॉप से एक ही तरफ जमीन पर दो वस्तुओं के डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है, मीनार की हाइट बताओ। ये एक मेरे दोस्तों ये टावर है, सुनते रहिएगा, ये है एक टावर, ये एक टावर है, और ये होगी मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जमीन। अब बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से, टावर का टॉप हो गया,
टावर के टॉप से दो ऑब्जेक्ट के डिप्रेशन एंगल जो ग्राउंड पर है सेम साइड बोल दिया। अगर सेम कुछ भी ना बोला जाए, ना सेम साइड बोला है ना आइदर साइड बोला है, तो आप सेम साइड ही मान के चलेंगे कि टावर है। टावर के सेम साइड पर दो पॉइंट है, टावर के सेम साइड पर दो पॉइंट है, मैं उनका नाम भी दे देता हूं, चलो ए और बी। मैं उनका नाम भी देता हूं, टावर के सेम साइड पर दो पॉइंट है ए और बी। टावर के टॉप से जब ऑब्जर्व किया तो इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों ऑब्जेक्ट के डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री है, डिप्रेशन एंगल। तो मेरे दोस्तों ये टावर है, टावर के टॉप से जब मैंने इस ऑब्जेक्ट ए को देखा तो डिप्रेशन एंगल ये वाला 60 डिग्री है, ये होता है डिप्रेशन एंगल। वैसे अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी तो 60 डिग्री ही होगा। हमने आपको बताया था कि जब भी हम किसी वस्तु को देखेंगे, है ना, तो ये वाला कोण थीटा डिप्रेशन एंगल कहलाता है। यहां से सीधी लाइन खींचूंगा, ये भी थीटा ही होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये टावर का टॉप है, इस टावर के टॉप से इस ऑब्जेक्ट बी का जो डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन एंगल वो 30 डिग्री है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो कोण है, मैं वस्तु बी को देख रहा हूं, ये 30 डिग्री का है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने वस्तु बी को मिलाने वाली लाइन है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। ये आपको ध्यान रखना था। यहां पे बोला दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 है, तो ये जो दूरी है ये 400√3 मीटर बोली है दोनों वस्तुओं के बीच की। टावर की हाइट आपसे पूछे, टावर की हाइट क्या है? मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल आए, इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो कि ये लेंथ 1 यूनिट है, ये 90 डिग्री, बताओ ये 30 डिग्री है भाई, ये है 90 60 30 30 के सामने अगर 1 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, 30 डिग्री आ जाएगा ना, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? √3। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले को, छोटे वाले को कतई भूल जाओ। 30 डिग्री के सामने अगर √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो बचा पूरा 60, ये पूरा 60 बचा। 60 के सामने क्या होगा? √3 का भी √3 टाइम्स, √3 का √3 गुना 3 यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट, ये 3 यूनिट आ जाएगा। 30 के सामने √3 है तो पूरा 60 है, 60 के सामने √3 का √3 टाइम्स 3 यूनिट आ जाएगा, ये 3 यूनिट है, 1 यूनिट है, कितना बचेगा? 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 400√3 मीटर है, अगर 2 की वैल्यू 400√3 मीटर है, 2 की वैल्यू 400√3 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 400/2 200√3, 1 यूनिट की वैल्यू 200√3। आपसे पूछा टावर की हाइट, टावर की हाइट है √3 यूनिट की वैल्यू आएगी 200√3 का भी √3 गुना, √3 गुना √3 3 होता है, 200 600 मीटर, तो टावर की हाइट 600 मीटर आ गई। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 600। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, बी ऑप्शन। ठीक है जी, ओके। चलिए दोस्त, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम करेंगे मेरे दोस्त। ओके, इसके आगे हम बताएंगे कल। आज इतना ही, बाय। ठीक है, देखो घर से पढ़ के आया करो बेटा। आप अगर घर से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर आप घर से नहीं पढ़ सकते हो, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, तो हमारी जो बुक है कॉन्सेप्ट किंग वाली, कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक किसी के पास है। अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाता है, इसका मतलब घर पे जाकर रिवीजन भी नहीं करता, आलसी है, और कितना भी समझा लो नहीं बनाएगा। तो हमारी जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। उस बुक को मंगा लो। उस बुक में कम से कम सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट, थ्योरी, शॉर्टकट फॉर्मूला सब लिखा हुआ है। कम से कम उस बुक से रिवीजन कर लो। आप इतने टैलेंटेड नहीं हो, इतने तेज नहीं हो पढ़ने में कि आप बिना फॉर्मूला, बिना बेसिक पढ़े आ जाओ क्लास में, सवाल आपको समझ में आना शुरू हो जाए। इतने तेज तो बीटेक वाले होते हैं। आप लोगों ने बीटेक वगैरह तो नहीं करी। अगर आप बीटेक वाले होते तो इन चीजों को 3 गुनी स्पीड से पढ़ते। लेकिन कुछ बच्चे बीएससी वाले हैं, कुछ बीकॉम वाले हैं, कुछ बीए वाले हैं, कुछ आर्ट साइड वाले हैं, तो उनको तो पहले बेसिक को पढ़ना पड़ेगा खुद ही, उसके बाद ही वो सवाल कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक को ऑर्डर कर लो, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और आप खुद से नोट्स बना के रिवाइज करते हो, उससे बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं। जो बच्चा खुद से नोट्स बना के रिवाइज करता है, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ए भी 400√3 क्यों ली? सवाल में बोला है ना? वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 है, ए और बी वस्तु है, दोनों के बीच की दूरी 400√3 है। सवाल को पढ़ें। ठीक है बेटे, आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।